के लिए चीन पाकिस्तान की हर चुनौती से निपटने के लिए भारत ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो दुश्मनों के लिए काल होगा। पलक झपकते ही दुश्मन के विमान को हवा में खत्म कर देगा और इसके लिए भारत ने स्टील्थ लड़ाकू विमान AMCA के विकास में तेजी लाने का फैसला किया है, जो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ऐसे 126 विमान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि ये फाइटर जेट जल्द भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे, दुश्मनों की नींद उड़ाएंगे और कैसे युद्ध की दिशा और दशा बदलेंगे, देखिए रिपोर्ट। आसमान का सिकंदर जिसकी आहट ने चीन की नींद उड़ा दी। हिंदुस्तान का वो महाबली जिसकी दस्तक ने जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी। उसकी घातक मारक क्षमता को देखकर दुश्मन हैरान है, उसकी ताकत को देखकर पाकिस्तान परेशान है। आसमान का सिकंदर भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। वो 5वीं जनरेशन का आधुनिक फाइटर जेट होगा जो दुश्मनों के रडार में नहीं आएगा। भारत ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास और तैनाती में तेजी लाने का फैसला लिया है। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी रणनीति तैयार कर रही है जो इस विमान के उत्पादन और बिजनेस मॉडल को अंतिम रूप देगी। इस कमेटी का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे हैं। ये कमेटी अगले महीने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस परियोजना में तेजी लाने का निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब पाकिस्तान चीन से 40 J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। वहीं चीन पहले से ही अपने चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को तैनात कर चुका है। ऐसे में भविष्य के खतरे को भांपते हुए भारत भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। भारतीय वायुसेना 126 AMCA जेट शामिल करने की योजना बना रही है जो 7 स्क्वाड्रन बनाएंगे। AMCA में AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट जैसे आधुनिक फीचर्स होंगे। पहले 2 स्क्वाड्रन में 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले GE F414 इंजन होंगे, जबकि बाकी 5 स्क्वाड्रन में 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन होंगे। AMCA में आंतरिक हथियार रखने की जगह और विशेष आकार के एयर इनटेक जैसे स्टेल्थ फीचर होंगे। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान दुश्मनों के लिए काल होगा। पलक झपकते ही टारगेट को खत्म कर देगा, दुश्मन को संभलने का जरा भी मौका नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के लिए कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर BN झा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले BN झा साहब के पास चलूंगा। झा साहब, ये AMCA पहले तो दर्शकों को समझाएं आखिर ये है क्या, कितना असरदार होगा और भारत के लिए ये उपलब्धि कैसी होगी? AMCA है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सिर्फ ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मीडियम साइज का है और हाईली एडवांस्ड है। हाईली एडवांस का मतलब से आप ये समझ लीजिए कि ये एयर सुपीरियरिटी फाइटर ही नहीं, ये एयर सुपीरियरिटी एनफोर्स करने वाला फाइटर है। मतलब अगर ये दुश्मन के एयर स्पेस में जाएगा तो ये दुश्मन का जो हवाई सेफ्टी है, हवाई जो उसका जो एयर स्पेस है उसके ऊपर में डोमिनेट करके, उसके ऊपर में सुपीरियरिटी लेके आसपास में अगर कोई भी एयरक्राफ्ट इसके होंगे तो उसको नाश करने वाला इसमें जो ताकत है वो क्षमता होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दुश्मन के एयर स्पेस में जाने के लिए ये स्टेल्थ है, मतलब इसको रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। इसको मतलब जितने भी नोन मीन्स हैं जिससे हम लोग एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हैं उससे इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये एनिमी एयर स्पेस में पेनिट्रेशन करने के लिए सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। और जैसे इसके कॉम्पैक्ट जो होंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, वो F-35 हो सकता है, या चीन का तो जो JF इन्होंने 35 बनाया हुआ है वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं जैसा हमें सुनने को मिला हुआ है। इसके इंजन इफेक्टिव नहीं है, इसके जो सिग्नेचर हैं वो
रेडार में कहीं न कहीं आ जाते हैं। इनके जो पायलन्स होते हैं जिसमें कि बॉम्ब्स या फिर रॉकेट पॉड्स जो फिट होते हैं, वो इनके जो वो स्टेल्थ फीचर नहीं है उनके, वो हमेशा रेडार में कहीं न कहीं एक ब्लिप आ जाते हैं। तो इसको अगर अगर एयर डिफेंस सिस्टम हमारा अगर चौकन्ना रहे तो चीनी जो JF-35 है इसको पकड़ा जा सकता है, और एक बार अगर आपने पकड़ लिया तो फिर इसको आप विध्वंस भी कर सकते हैं। तो जो हमारा AMCA है, इसके ब्रॉड गाइडलाइंस वही होते हैं कि इसमें जो जो एक एयरफ्रेम है, वो एयरफ्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो कि रेडार का इको को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब रेडार का इको नहीं आने दे, जो रिफ्लेक्शन होती है रेडार की वेव उसको रिफ्लेक्ट ना होने दे। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टीवी पर शायद डिस्कस करना जायज़ नहीं होगा, लेकिन बेसिक जो आपके दर्शक हैं उनको इतना ही मैं समझा दूं कम शब्दों में कि रेडार के पकड़ में, चाहे वो लो लेवल रेडार हो चाहे हाई लेवल रेडार हो, उसके पकड़ में ये नहीं आएगा। दूसरी चीज़, इसके वेपन जो होते हैं जैसे बॉम्ब हुआ, रॉकेट हुआ या कैनन्स हैं, ये सब भी ऐसे होते हैं छुपे हुए, कंसील्ड होते हैं। मतलब इनमें एक एम्यूनिशन बे होता है जो कि यूजुअली बंद होता है, और जब वो खुलता है तो वो बम बरसाने के लिए खुलता है। तो जब वो बे में सारे आपके जो एम्यूनिशंस हैं, बॉम्ब हैं, मिसाइल्स हैं, वो छुपे हुए हैं, वो रेडार के पकड़ में नहीं आ सकते हैं। हाँ, एक बार जब वो खुल गया, जब एक बार वो आपके मिसाइल्स वहां से छूट गए, तो मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है अगर उतना समय दुश्मन के पास में हो तो। यूजुअली उतना समय देते ही नहीं है। वो बे तभी खुलता है जब आप बॉम्ब गिराने वाले हैं या जब आप मिसाइल छोड़ने वाले हैं, फिर कुछ सेकेंड का अंतराल है, जो टारगेट है वो ध्वस्त हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसमें जो हमें सबसे बड़ी एक जो कमी अभी तक थी, LCA है, LCA का रेंज ऑफ रेडियस ऑफ एक्शन जो है वो लिमिटेड है। ये AMCA में रेंज ऑफ रेडियस ऑफ एक्शन जो होगा वो लगभग 1.5 से 2,000 किलोमीटर का होगा। मतलब आप 2,000 किलोमीटर अंदर जाके अपना काम करके फिर वापस वहां से आ जाएं, तो लगभग 4,000 किलोमीटर इसके क्रूज की क्षमता है। इसमें ऐसे भी चीजें हैं कि अगर मान लीजिए आपका एयरक्राफ्ट दुश्मन को दिख गया, तो अगर एयर टू एयर कॉम्बैट में आप दिख गए तो आपके ऊपर में जो दुश्मन है वो एयरक्राफ्ट से शूट कर सकता है। तो इसके लिए इसमें एक एस्केप वेलोसिटी होती है कि अगर आपने को दुश्मन ने देख लिया हुआ तो आप उसके रेंज से हाई स्पीड में निकल जाइए। उसके लिए लगभग 2.3 2.5 मैक, मतलब ध्वनि के गति से 2.3 या 2.5 ढाई गुना उसकी स्पीड होती है, जिससे आप दुश्मन की आंखों के रेंज से एकदम सीधा निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें कैपेबिलिटी होती है, और इस एयरक्राफ्ट का यूज़ जो है वो काफ़ी खास पर्पस के लिए किया जाता है। ये हमारे यहाँ पे हमारे एयर स्पेस में लड़ने के लिए ये बेसिकली नहीं है, ये दुश्मन के ज़मीन पे जाके, दुश्मन के एयर स्पेस में जाके, कि आप डिटेक्ट ना हो लेकिन आपके रेडार पे या आपके सामने में सारी चीज़ें हो, जो काम आप करने गए हैं, जिस रडार को ध्वस्त करने गए हैं, जिस न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त करने गए हैं, या जो भी इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करने गए हैं, उसको आप ध्वस्त करके आप सेफ आ जाइए वापस। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसी में काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, मैं भी DRDO में था जब इनिशियली 2009-2010 में रशियन हमारे जो काउंटर पार्ट थे उनसे जब बात हो रही थी इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, तो मैं भी कुछ मीटिंग्स में था, लेकिन वो काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज था, वो आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। आज के दिन में जो AMCA है वो मतलब वो कॉम्पिटिटिव होगा F-35 से या JF-35 से जो चाइना का है, या फिर रशिया का भी जो आपने पढ़ा होगा, आपने भी बातें की है, Su-57 जी, जो उनका Su-57 है उसके कंपैरेबल वो होगा। अभी इसका जो PDR होता है, प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये काफ़ी पहले हो चुका है, 5 साल पहले लगभग हो चुका है। इसका CDR कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू जो हम लोग करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकेशंस को लगभग फ्रीज कर देते हैं कि हाँ हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे होगा, वो फ्रीज भी लगभग 2 साल पहले हो गया था। और इसका एक सैंपल बिल्कुल स्केल टू स्केल मॉडल जो अभी बेंगलुरु में जो एयर शो हुआ था उसमें डिस्प्लेड था। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और अभी जब हमारे पास में USA से आया था इनविटेशन कि आप F-35 लीजिए,
तो F-35 और AMCA में काफ़ी कंपेरेबल है। अगर आप F-35 भी लेना चाहते हैं तो इसमें पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो फॉर्मेलिटी होती है, पेपर वर्क होगा, एयरक्राफ्ट का सिलेक्शन होगा, एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग होगा, उसको हमारे जो हमारे डिफेंस या एयर ऑफेंसिव पर्सपेक्टिव में उसका टेस्टिंग होगा, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। और जब तक ये सब चीज़ें होगी लगभग 2-2.5 साल इसमें निकल जाते हैं। उसके बाद आप जब डिमांड डालिएगा तो डिमांड के कम से कम 4 से 5 साल बाद ही आपको डिलीवरी मिलेगी। तो मतलब आप सीधा देख लीजिए 8-9 साल जो है वो जेस्टेशन पीरियड F-35 में भी होगा। तो अगर F-35 हमारा 8-10 साल में डिलीवरी होगा तो उससे बेहतर है कि हमारा जो AMCA है ये लें। इसका भी अगर जैसे अभी CCS जो अप्रूवल दी है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी जो वहाँ पे गए हुए हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि इसको कैसे कंप्रेस किया जाए टाइम फ्रेम को, कि ये भी 7-8 साल में हमें भारतीय वायुसेना को मिल जाए। लगभग 128 और एयरक्राफ्ट खरीदने का जो प्रपोजल है उसके ऊपर मैं काम हूँ। जी दिनेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? मनोज जी, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और जो इसकी प्लस पॉइंट है वो हमारे साथी जो है झा साहब ने, बीइंग ए वेरी रिनाउंड एयरफोर्स वेटरन साहब, उन्होंने दे दी हैं। मैं एक सैनिक होने के नाते ये आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आने वाले दिनों में मेरा देश जो है वो चौथा कंट्री होगा जिसके पास के 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। दूसरा मनोज जी, ऐसा है कि कोई भी देश अपनी सेना को मॉडर्नाइज करता है इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी एडवर्सरीज के पास किस प्रकार का वेपन सिस्टम है। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच के अंदर बताया कि पाकिस्तान को वो 40 JF-35 जो है 5th जनरेशन के जो है चाइना उनको दे रहा है, तो हमें उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी जो है 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होने चाहिए। और जिस प्रकार के जो मीडिया रिपोर्ट और जो झा साहब ने बताया है, जो हमारा AMCA है वो सारी टेक्निकली जो हमारी जरूरतें हैं उनके ऊपर खरा बैठता है। और मनोज जी, सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये हम अपने देश के अंदर बना रहे हैं। कल को हमें स्पेयर्स के लिए या इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें पीछे मुड़कर किसी दूसरे देश के ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। हम ये हमारा होम प्रोडक्ट है जिसके लिए कि हम आज की तारीख में अगर हमने 126 का अगर टारगेट रखा है, कल को हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो हम उनका ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास तैयार है। आने वाले दिनों में एयरफोर्स के साथ साथ मेरा ये मानना है कि ये AMCA जो है ये नेवी को भी दिए जाएंगे ताकि हम अपने जो समुद्र के हमारे राष्ट्रीय हित हैं उनको कवर कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमारे एडवर्सरीज के लिए हम एक प्रकार का ये काउंटर जो है ये तैयार करेंगे, क्योंकि आज की तारीख के अंदर जो 5th जनरेशन है वो अमेरिका के पास है, रशिया के पास है और तीसरा चाइना के पास है, और चौथे अब हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे DRDO के लिए और HAL के लिए, और साथ में हमारी सरकार की तरफ से जो खास ध्यान दिया जा रहा है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं या जो हम अपने बॉर्डर्स की सेना की जो है सेना को मॉडर्नाइज करें, ताकि हम जो है अपने देश की रक्षा पूरी तरह से कर सके। मनोज जी, हम बेसिकली एक शांति प्रिय देश हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर हमारे देश के ऊपर हमला करता है या हमारे राष्ट्रीय हित को खतरे में डालता है तो हम सर्टेनली रिटेलिएट करेंगे। हमारा इतिहास देख लीजिए, हमने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है हमने दुश्मन को जो है बराबर का जो है जवाब दिया है। जी मनोज जी, झा साहब, रूस की जो रोस्टेक कंपनी है इस प्रोजेक्ट के लिए वो अपना 177S इंजन उपलब्ध करा रही है। इस इंजन की खासियत क्या है? ये इंजन दूसरों से अपने आप को कैसे अलग करता है? देखिए, इंजन की जहाँ तक बात है, ये हमारा भारत का एक वीक पॉइंट हमेशा से रहा है। आप जानते हैं कि LCA के लिए हमने कावेरी बनाया था, लेकिन वो उसके लिए उपयुक्त नहीं हुआ।
तो इंजन एक प्रॉब्लम है, और इसीलिए आज के दिन में लगभग जितने भी जो मेजर एयर स्पेस पावर हैं वर्ल्ड में, वो हमें अपना अपना इंजन ऑफर करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उन सबों के पीछे एक टैग लगा होता है, और वो टैग ये होता है कि जब आपको नीड हो तो आपका जो टेल है वो ट्विस्ट किया जा सकता है। इसीलिए F-35 में भी वही प्रॉब्लम्स है कि जब अगर अमेरिका से आप ये एयरक्राफ्ट खरीदिएगा, हो सकता है कि जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा नीड हो तो इसका कोई ऐसा कंपोनेंट आपका रोक दिया जाए जिससे कि ये ऑपरेशनली आप इसको यूज़ ना कर सकें। तो इसीलिए ये इंजन अपने यहाँ बनना चाहिए। अब अमेरिका से G414 का ऑलरेडी जो MOU साइन हो गया है, इसी महीने में मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में या इसी के आसपास HL की एक टीम जा रही है GE से बात करने के लिए कि जो MOU जो है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कितना % ऑफ कंपोनेंट जो होगा वो TOT के अंदर में होगा, कितना कंपोनेंट जो होगा वो OEM द्वारा होगा, क्या मतलब जो कमर्शियल और टेक्निकल जो एस्पेक्ट हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। भारत का यही हमेशा से अभिप्राय रहा है कि इसको हम मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे बनाएंगे। इसमें से कुछ जो उसके पार्ट हैं लगभग 60% वो TOT के अंदर बनाएंगे, बाकी 40% जो हैं वो सील्ड कंडीशन में आ सकते हैं, वो यहाँ पे उसका इंटरफेस करने के लिए, फेस करने के लिए। तो इस तरह के व्यवस्था से हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा अभी जब प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे, उन्होंने साफरान इंजन का वहां पे दौरा किया था, और साफरान से जितनी अभी प्रिलिमिनरी टॉक हुई है, उन्होंने ये एक्सप्रेशन जाहिर किया हुआ कि वो HL के साथ में मिलके एक सफल इंजन बनाएंगे जिसकी जो थ्रस्ट है वो 414 से ज्यादा होगा और AMCA या F-35 के आसपास में कहीं पे होगा। तो वो अगर इंजन आपको मिल जाती है, अगर भारत में बनने के लिए जो साफरान है तैयार हो जाता है, और मतलब कंप्रेस टाइम स्केल में, क्योंकि उन्होंने तो भी कहा है कि 10 साल लगभग लग जाएंगे भारत में बनने के लिए, लेकिन जब आपको जरूरत ही हो तो आप टाइम को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन इंजन है, ऑलरेडी काम कर रहा है, उसमें कोई नया R&D उसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ इंटरफेस जो होती है कि फ्यूल, क्योंकि झा साहब असल में AMCA के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इंजन ढूंढना है, और उसी पर काम हो रहा है, और 110 से 120 kN थ्रस्ट चाहिए, लेकिन जो कंपनी जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो 177 थ्रस्ट देने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प होगा शायद। नहीं, देखिए, अगर आपको एक छोटे से दुश्मन को, टैंक को अगर मारना है तो क्या आप ब्रह्मास्त्र उसको छोड़ेंगे? नहीं। तो जो आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, अगर आपका जो 6 टन का जो या 25 टन का ये एयरक्राफ्ट होना है सब कुछ साथ में, अगर उस 25 टन को अगर 114 किलो न्यूटन का जो इंजन है वो अगर अच्छी तरह से प्रोपेल कर रहा है, आपको पूरा कॉम्बैट रेंज दे रहा है, आपको जितना एक्सेलरेशन चाहिए जी फोर्सेस जितना हम लोग लगा सकते हैं, यूजुअली हम लोग 8 to 9 G के आसपास में हम लोग उसको इम्पोज करते हैं, अगर वो 8-9 G अगर वो आपको दे रहा है, रेट ऑफ ऑनसेट उतना ही है, तो फिर आपको उससे ज्यादा इंजन ना करे, जहां पे सुई की काम होती है वहां तलवार आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए उस पे मत जाइए कि कितना आपको इंजन दिया जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है उसको लेके चलिए। बेशक अगर आने वाले दिनों में AMCA के ऊपर में हेवी एयरक्राफ्ट आपको बनानी है तो हो सकता है कि उसका टनेज जो है शायद 50 टन का हो, उसके लिए शायद आपका जो अभी जो इंजन वो बता रहे हैं शायद उस इंजन की जरूरत पड़े, तो वो आने वाले दिनों के लिए है। अभी AMCA के लिए प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के लिए चाहे 414 इंजन या सफल इंजन सफरान प्लस HL, ये इंजन अगर बन जाए, टाइम स्केल को थोड़ा सा कंप्रेस किया जाए तो ये बन के तैयार हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही उपयुक्त होगा। और एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट अगर आप F-35 खरीदते हैं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का होगा एक एयरक्राफ्ट। तो अब ये इतने जो पैसे हैं वो अमेरिका को ना जाके ये आपके अपने ही देश में रहेगा। आप ये एयरक्राफ्ट में काम करने वाले जितने भी, चाहे वो HL हो, ADA हो या प्राइवेट कंपनी हो, उन्हीं को ये पैसा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बन के तैयार हो जाएगी। एक तो ये बड़ी चीज है, दूसरी इंडिया की एवियोनिक्स जो है वो काफी एडवांस है। आपको याद होगा पिछली बार भी हमने जब बात की थी तो जो हमारा LCA है, LCA में 4.5 जनरेशन का एवियोनिक्स है, जो काउंटर मेजर होते हैं, काउंटर मेजर होते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी अभी है। दुश्मन अपना रडार ऑन करता है और उसका इंफॉर्मेशन लेके हमारा जो एयरक्राफ्ट है मिसाइल सेलेक्ट कर लेता है कि कौन सा मिसाइल से उसको हम नॉकआउट कर दें।
और या उसको किस तरह से हम जैम करते हैं, ये सारी चीजें आज के दिन में है। तो इंडिया के पास में ऑलरेडी काफी सारी कैपेबिलिटी है जो कि एलसीए के लिए है। तो कुछ चीजें तो 1 वर्सेस 1 चले जाएंगी एएमसीए में, लेकिन कुछ चीजों को थोड़ा सा उसको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वो सारी चीजें इनबिल्ट यहाँ पे हो जाती है। ये हमने भी यहाँ पे काम किया हुआ है, हमने भी एविएशन विंग में काम किया हुआ है, आटा के साथ में हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। काफी डेडिकेटेड इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब इसमें करने के लिए तैयार हैं। तो टाइम फ्रेम जो एक चीज है, दिनेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। दिनेश जी, जैसा कि झा साहब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बजट भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप F-35 लेते हैं तो कम से कम उसमें 7 से 8 साल लग जाएंगे, 9 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। वहां पर AMCA एक बेहतर विकल्प है और सबसे बड़ी चीज है कि आप वो जो पैसा है वो अमेरिका को ना चाहते हुए आपके देश में आ जाएगा। मनोज जी, हमारी जो है इतनी डीप पॉकेट्स नहीं हैं कि हम जो है पैसा जो है खर्च करते रहें उन वेपन्स को खरीदने के लिए जो वेपन हम खुद भी समय आने पर तैयार कर सकते हैं। अब एक जो F-35 एयरक्राफ्ट है, मेरी नॉलेज के मुताबिक एक एयरक्राफ्ट की कीमत तकरीबन 900 करोड़ रुपया है और उनकी मेंटेनेंस जो है, एक बार कहते हैं कि जहाज ऊपर एयरबॉर्न होता है और नीचे आता है तो उसके ऊपर तकरीबन जो है 30 लाख रुपए के आसपास उसका खर्चा आता है। F-35 के अंदर अमेरिका हमें कभी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेगा। अब आ जाती है बात बजट की। जैसा कि झा साहब बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास कैपेबल इंजीनियर्स हैं, हमारे पास कैपेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा है वो हमारे देश के अंदर ही रहेगा। हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी होगी, जरूरत पड़ने के ऊपर जो है हम खुद ही अपना बैकअप तैयार करेंगे, अपना स्पेस का और बाकी जो मेंटेनेंस है वो सारी की सारी हमारे देश में रहेगी। और इसका लॉन्ग टर्म क्या है कि हम आज उस स्टेज के अंदर आने वाले हैं जबकि हम भी इस काबिल हो जाएंगे कि हम भी बाहर के देशों को जो है अपने आर्म्स अम्युनिशन जो है एक्सपोर्ट कर सकें। अभी जो है हमने फिलीपींस को दिए हैं अपने ब्रह्मोस मिसाइल, इंडोनेशिया से बातचीत चल रही है। तो इस प्रकार की जब डेवलपमेंट मनोज जी आपके देश के अंदर होती है, जब आप 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के कैपेबल हो जाते हैं, तो आपका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रकार की और ज्यादा धाक जम जाती है और आप जो है अपने वर्चस्व को और बढ़ा सकते हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको कि हमारे ऊपर विश्वास है, या जिनके पास की इतना पैसा नहीं है कि वो अमेरिका, चाइना या रशिया से वेपन खरीद सके, तो वो लोग जो है भारत की तरफ जो अपना रुख करेंगे, क्योंकि भारत की एक अलग से प्रकार की हमारी गौरवशाली जो है हमारी इमेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हम इस प्रकार के हथियारों को जो मेक इन इंडिया वाले होते हैं उससे हम अपनी एक आर्म्स की मार्केट भी खोल सकते हैं और अपने बजट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। मनोज जी, वाकई ये महत्वपूर्ण बात है। कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता के तौर पर भारत आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि दिनेश जी, जिस तरीके से भारत के आसपास की सीमाओं पर हलचल मची हुई है, दुश्मन उतावला है, व्याकुल है, ये बात अलग है कि वो अपने झंझावत में उलझा हुआ है। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए एक बेहतर संकेत होगा जिस तरीके से भारत की डिफेंस क्षमता बढ़ती जा रही है। मनोज जी, ऐसा है, लोगों को डरना चाहिए। हम नहीं किसी को डराना चाहते हैं, लोगों को डरना चाहिए क्योंकि उनके इरादे जो है वो सही नहीं है। हमारे साथ जो है एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पिछले एक हफ्ते के अंदर जो घटनाक्रम चल रहे हैं, वो लोग जो अपनी मूल प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं देते। कोई भी बड़ी घटना हो जाए, चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो जाए, चाहे टेररिस्ट उनके मारे जाते हैं अज्ञात बंदूकधारियों की तरफ, वो पूरा का पूरा ब्लेम का ठीकरा जो है भारत के ऊपर डाल देते हैं कि ये भारत करवा रहा, ये सब कुछ भारत करवा रहा जी। वो अपने खुद की गिरेबान में नहीं झांकते हैं, बिल्कुल नहीं झांकते, लेकिन आने वाले समय में कम से कम बहुत सारे संकेत तो भारत की तरफ से उनको दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं झा साहब का, शुक्रिया करूंगा शर्मा जी का जो विस्तार से मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे पर्यावरण की।
Associate sponsor